गुड इवनिंग। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जीवन कांडपाल आपको इस प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय का अध्ययन कराऊंगा, साथ ही पर्यावरण का। ठीक, अभी जो लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम आपका हुआ है लोअर पीसीएस, और सभी लोगों ने जो है अपने आंसर कियाँ मिला भी ली हैं, और जो लोग इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर रहे हैं, अनुमान एक संभवतः है, अनुमान लग जाता है कि इतनी जो है रेंज है, उस रेंज के ऊपर को लोग तैयारी करना शुरू भी कर दिए हैं। तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और आज आपका जो है क्रिसमस डे भी है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको पहले जो है सिलेबस जो दे रखा है उस सिलेबस को आपको क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। फिर यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक में कंटिन्यूस शुरुआत करेंगे। ठीक, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी होती है। ठीक, अब एक सुझाव आपको मैं सबसे पहले ये देना चाहता हूँ कि सुझाव ये है कि जो भी आपको जो है सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के एक एक पॉइंटों को आप कवर अप करने की कोशिश करें। आप जो है अनावश्यक चीज़ों से बचें। जो भी पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा कहाँ से? सिलेबस से ही पूछा जाएगा। सिलेबस में जितने भी आपके पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को एक एक करके आप क्या करें, कवर अप करने की कोशिश करें। तो देखिएगा कि वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोगों की आदत हो जाती है कि अनावश्यक चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पूछ देता हो कहीं और से, कहीं और का नहीं होता है। दरअसल आपको क्या है, सिलेबस सही से क्या है पता नहीं होता है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला सुझाव मेरा यही रहेगा कि आप सबसे पहले पढ़ते समय लोअर पीसीएस का मेंस का सिलेबस अपने साथ रखेंगे, और उनमें जो है जो भी पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को क्या करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले में जो है उत्तराखंड का आपको क्या है, जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का पार्ट दे रखा है, उसका सिलेबस आपको जो है सामने रख रहा हूं। तो उस सिलेबस को देखिए, उन्हीं सिलेबस के बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन भी आपसे इन्हीं बिंदुओं से पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो हमारे उत्तराखंड में है, देखिए पहला जो हमने ले रखा है, यह है आपका पहला पॉइंट। देखिए भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। अब भारत का भूगोल एवं जनांकिकी का मतलब ये एक टॉपिक नहीं है, ये जो है अभी जो है पूरा इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट, जो फिजिकल वाला पार्ट है, वो पूरा यहां पर क्या होगा, सामने आएगा। ठीक, उसी में आपने जनांकिकी भी देखना है, यानी पॉपुलेशन वाला सेक्टर भी आपने देखना है कि भारतीय जनसंख्या का पैटर्न क्या है, कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, वो चीजें भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। या इसका हमारे लिए एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, वो पॉपुलेशन का भी यहाँ हमें देखना है। फिर उसके बाद है भारत की भौगोलिक पारिस्थितिकियां, यानी यहाँ जो इकोसिस्टम वाला है भारत की, उसको भी आपको यहाँ दूसरा पॉइंट में उसको क्लियर करना है। फिर देखना है भारतीय कृषि, यानी इंडियन एग्रीकल्चर देखना है। फिर इसी में देखना है आपको हरित क्रांति एवं अन्य क्रांतियां। फिर उसके बाद आपको देखना है भारतीय किसानों की समस्याएं। ये समस्याएं अभी जो है करंट से भी जुड़ जाएंगी। अब करंट का जो अभी जो है, जो किसान के लिए बिल आए थे, उन बिलों से भी आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहेगी। अब फिर है यहाँ पर भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म लॉज जो है आपके भारत में आए हैं, उनको भी आपको देखना होगा। फिर देखना है आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, यानी इकोनॉमिक एवं नेचुरल रिसोर्सेज भी आपसे संभावना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक जो है बृहद टॉपिक ये है, कौन सा है, इन्वायरमेंट वाला। इन्वायरमेंट में क्या क्या टॉपिक हैं, वो सारे एक एक करके क्या होंगे, ये आगे खुलेंगे। फिर इसमें देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। फिर लास्ट जो आपका होगा इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी पर्यावरणीय समस्याएं। ये जो है उत्तराखंड के लोअर पीसीएस में आपको सिलेबस दिया है। अब इन्हीं सिलेबस में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, अगर आपने इतने यहां हमारे साथ ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो जीएस वाले पोर्शन में ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, तो अब वहां आप जो है उसको ट्रैकल करने की कंडीशन में होंगे। ठीक, तो अब हम एक एक करके यहां पर इनको देखेंगे। दरअसल अब जीएस जो पेपर जो फर्स्ट है, वो पेपर फर्स्ट में क्या कर रखा है, इन्हें जीएस रखा है शायद, और जीएस वाले में इतना ज्यादा सिलेबस डाल रखा है, तो वहां बच्चों के लिए क्या है, होपलेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है 20 और सिलेबस दे रखा है पूरा जीएस।
तो ये अपने आप में क्या हो जाती है, चुनौतियां हो जाती हैं कि कहाँ छोड़ें, कहाँ क्या करें। तो इसलिए यहां पर जो है आपको अब सिविल सर्वेंट बनना है तो जीएस का सारा पोर्शन तो करना ही पड़ेगा। ठीक, जो पेपर सेकंड है, जो निबंध और एस्से वाला वाला पार्ट है, उस पेपर को तो सभी लोग कर ले जाएंगे, ऑन एन एवरेज सभी कर लेंगे उसको। ठीक, उतना सबको ही आता है और उस पेपर में एवरेज मार्क्स भी एवरेज ही मिलता है। ठीक, जो लीड लेने वाले होंगे वो 5-10 नंबर के लीड ले सकते हैं, उसके ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन जो चुनौती जो पैदा करेगा वो पेपर करेगा फर्स्ट, जीएस फर्स्ट पेपर पैदा करना है। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस इसमें बहुत ब्रॉड है। तो ये जो है अगर 3-4 महीने में अगर आपके लिए पेपर हो जाता है, जो फ्रेशर जो प्री निकाले हुए हैं तो उनके लिए ये क्या करेगा, चुनौतियां पैदा करेगा। जो पहले से ही मेंस दे रहे आए हैं उनको तो थोड़ा बहुत इनका जो है ज्ञान होगा, लेकिन जो अभी आए हैं तो उनके लिए थोड़ा चुनौतियां होंगी। उन्हीं चुनौतियों का क्या करेंगे, हम आपको जो है समाधान करने की यहां पर कोशिश करेंगे और आपको जो है इन्हीं पॉइंटों पर हम ले जाएंगे जहां से कि क्वेश्चन आपसे पूछे। अनावश्यक चीजों से आपको क्या करना है, बचना है। पहले ही मैंने सजेशन दे दिया है कि करना क्या है, आपको अपना सिलेबस उठाना है और सिलेबस में से एक एक पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जो बच्चा पेपर फर्स्ट में लीड लेगा, ये ध्यान रखना कि जीएस वाला पोर्शन इतना ज्यादा है, जो बच्चा जो पेपर फर्स्ट में लीड लेगा वही उसका ही सिलेक्शन होना है। पेपर सेकंड को हर कोई कवर अप कर ले जाएगा, क्योंकि उसमें 3-4 टॉपिक हैं, तो उनको कवर करना कितना है, बहुत आसान है। ये क्या है, इसकी तुलना में इसमें क्या है, चुनौतियां ज्यादा है। ठीक, तो आइए इन्हीं चुनौतियों का जो है आपको हम समाधान की तरफ को ले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, अब हम जो है भारतीय जो है भूगोल से शुरुआत करेंगे आपके टॉपिक। ठीक, अब है आपका भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल, ठीक, अब इससे हमने क्या करनी है, शुरुआत करनी है इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में शुरुआत कहां से की जाए, ये भी अपने आप में क्या है, चुनौतियां हैं। ठीक, अब चुनौती क्या है, चुनौती कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है ये अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार बताए, ये आपके प्री के क्वेश्चन अब नहीं है। ठीक, इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो प्री माइंड सेटअप कर रखा है आपने, उस सेटअप से आप क्या है होना है, आपको बाहर होना है। अब आपको आना है सीधे कॉन्सेप्चुअल में। तो अब यहां पर जो होगा तो हम ये देखेंगे, तो पहले एक बेसिक समझ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं पहले ये चीज होती क्या है कि जिसका वर्ल्ड ज्योग्राफी मजबूत होगा उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अब यहां पर शुरुआती उसने जो है विश्व का भूगोल ले ही नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरुआत करनी है। तो इंडियन ज्योग्राफी से ले रेफरेंस हमको क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेना पड़ेगा, और विदाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी की समझ आपको सही से नहीं बन पाएगी। तो अब हम यहां देखेंगे, तो अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत करें या इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरुआत करें, कोई इंडिया या वर्ल्ड अलग तो है नहीं। तो अब हम यहां देखेंगे, देखिए, तो भारतीय की अगर हम यहां डिस्कस करें, वो डिस्कशन में क्या होगा देखते हैं। अब हम पहला देखेंगे यहां पर भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोमॉर्फोस्टर स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर जो है इंडिया का देखना है। ठीक, इसको देखने से पहले अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड का जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक, वर्ल्ड का जियोमॉर्फोलॉजी के साथ ही इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजी बना होगा। तो इससे पहले अगर हम संदर्भ के रूप में आपको ले जाएं, तो अगर हम यहां बोले क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, उसी अर्थ का इंडिया भी पार्ट होगा, तो इंडिया भी उसी समय बना होगा, तो उसको भी देखेंगे। अब है क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ले रहा हूं मैं संदर्भ, वो छोटे छोटे जो है तो आपको कनेक्ट करने के लिए ले रहा हूं। ज्यादा विस्तार में जो है मैं इंडिया में ही आऊंगा, ये आपको समझ के लिए क्या कर रहा हूं कि इनका मैं आपके सामने रेफरेंस ले रहा हूं कि इंडिया का निर्माण हुआ कैसे। ठीक, तब जाके तो हम देखेंगे कि उसकी भूगर्भिक संरचना है क्या। तो अब यहां आइए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लेकर सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को कहते हैं, जो मान्य सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या दिया गया है, बिग बैंग थ्योरी, या इसी को हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक, ये सिद्धांत दिया किसने, ये दिया था जॉर्ज लिमेट्रे। किसने दिया है, जॉर्ज लिमेट्रे। ठीक, इसमें माना क्या गया, इसमें माना क्या गया है,
उसको हमें जो है ध्यान रखना है। तो इसमें क्या था कि ये कह रहे हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी प्राचीन काल में, तो उसमें क्या था, यूनिवर्स में क्या था कि एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल नाम से कोई क्या था, तत्व था। उसका डेंसिटी क्या थी, अत्यधिक था, यानी डेंसिटी ज्यादा थी, वॉल्यूम कम था। यानी इसमें क्या था, हिग्स, इसको कहते हैं हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ठीक, इस पार्टिकल को ही गॉड पार्टिकल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल। ठीक, इस पार्टिकल की जो विशेषता थी वो क्या था कि इसकी डेंसिटी, घनत्व अत्यधिक था, और आयतन क्या था, वॉल्यूम बहुत कम था। जब ये कंडीशनें बनती हैं तो इसमें क्या होता है, अचानक से विस्फोट होता है। उसी विस्फोट से जो आपके जो है ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। उन ग्रहों में से एक क्या था, पृथ्वी भी थी। क्या थी, उसमें से एक पृथ्वी भी थी। अब आपसे पूछ ले बिग बैंग थ्योरी क्या है 25 वर्ड में, तो आप यहां से डिटेल कर सकते हैं, लेकिन संभावना आपसे नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पूछे, तो इसको तो हम इंडिया के संदर्भ में ले रहे हैं। अब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, वो आ जाते हैं फिर यहां पर वैगनर। कौन आ जाते हैं, वैगनर। ठीक, वैगनर का सिद्धांत ये देते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत में क्या मान्यता है वो देखिए। ये वैगनर क्या कह रहे हैं, जो वर्तमान महाद्वीप हैं ये जो है प्राचीन काल में, देखो क्या है, प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए थे। वैगनर का कहने का मतलब सीधे सीधे सा यही था कि जो वर्तमान आपको महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं तो प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए थे। उसको इनने कहा था क्या, पैंजिया। इनने क्या कहा, इस प्राचीन भूखंड को क्या नाम दिया था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ ये बताते हैं कि एक ही महासागर था, उस महासागर ने क्या है, पैंजिया को कवर अप कर रखा है। तो इसको उनने कहा था पैंथालसा। क्या कहा, पैंथालसा। ठीक, यानी एक ही महासागर था और एक ही क्या था, महाद्वीप था। ये कौन कह रहे हैं, वैगनर। ठीक, अब वैगनर क्या कहते हैं कि इसमें क्या होगा, विस्थापन और विखंडन होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। इससे ही क्या है, वर्तमान महाद्वीप आपके बने हुए हैं। ठीक, इसमें ये क्या कहते हैं कि इस पैंजिया का, देखिए नेक्स्ट डायग्राम में, इस पैंजिया, सपोज दैट उन्होंने इसको क्या माना, पैंजिया माना, और इसके चारों तरफ क्या है, जल। ठीक, इस पैंजिया में कहते हैं क्रमिक रूप से विखंडन होगा। प्रारंभ में ये क्या है, दो भागों में टूटेगा। तो ये दो भाग में टूटता है ऐसे और ये। ठीक, अब उत्तरी वाले भाग को ये कह देते हैं अंगारा लैंड या इसको लारेसिया। ठीक, दूसरा नाम इसका क्या है, लारेसिया। और जो दक्षिण वाला भाग होगा उस भाग को ही ये कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड। मैं पहले बता रहा था कि आपको मुझे वैगनर नहीं पढ़ाना है, वैगनर का मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि इंडिया की उत्पत्ति कैसे होगी, इसलिए वैगनर में वहां जाना पड़ रहा है। ठीक, अब इनने कहा बीच में जो है ये जल भराव हो जाता है, इस जल भराव को इनने कहा था तेथिस सागर। क्या कहा था, तेथिस सागर। ठीक, और बाकी चारों तरफ अन्य महासागरों का निर्माण होते रहा। ठीक, अब इन्हीं जो अंगारा लैंड में फिर ये क्या कहते हैं कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इनमें क्रमशः फिर से विखंडन होगा। जो वर्तमान में बनेंगे वो अंगारा लैंड से ये कहते थे कि उत्तरी अमेरिका, कौन सा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। ठीक, यूरोप, ये रूस वाला क्षेत्र, साथ ही चीन। तो उनने कहा कि अंगारा लैंड में क्रमिक विखंडन होने से ये किनके बनेंगे, उत्तरी अमेरिका बनेगा, यूरोप बनेगा और रूस बनेगा और साथ में चीन बनेंगे। इस गोंडवाना लैंड में भी क्रमिक विखंडन होगा तो उससे क्या बनेगा, इन्होंने कहा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। क्या, अफ्रीका और भारत एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इनने कहा किससे बनेंगे, गोंडवाना लैंड का। अब आपने भारत में पढ़ा भी होगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड संरचना का ही भाग है। ठीक, ये इतना उनने कहा। तो अब आपको दिखने लगा है कि भारत कैसे बन रहा है, यानी इस गोंडवाना लैंड का भारत क्या रहा है,
पार्ट रहा है। ठीक, अब ये जो है तोड़ने के लिए इनको इसलिए कह रहा हूं कि वैगनर को मुझे डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ाना है क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपको सिर्फ संदर्भ के लिए मैंने जो है इसको क्या किया है, प्रयोग कर रखा है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, अब हम प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। तो इनने जो है बता दिया कि ऐसे ऐसे करके बनेगा। अब ये कहना क्या चाह रहे थे, थोड़ा सा चलो डिटेल में आई जाते हैं आगे। तो इनने कहा जो ये पेंजिया है ये पैंथालसा के ऊपर तैराव की स्थिति में, क्या है, तैराव की स्थिति में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वैगनर बोल रहे हैं। ठीक, वैगनर ने यही बोला है कि जो पैंथालसा है, पैंथालसा के ऊपर क्या है, ये पेंजिया तैराव की स्थिति में है। इधर को नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो वहां को नॉर्दर्न साइड और साउथ साइड में जो मूवमेंट होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स से होगा, यही इसको तोड़ रहा होगा। और ईस्ट और वेस्ट के लिए ये कह रहे थे कि सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण फोर्स शक्ति कार्य करेगा, तो इसलिए महाद्वीप ईस्ट और वेस्ट को मूव हुए। ठीक, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो हम जो मान्य सिद्धांत है उसमें आते हैं कि उसमें जो है भारतीय जो है भारत का कैसे निर्माण हुआ। ठीक, ये यहां तक क्लियर हुआ। आगे आइए, आगे जो इसके लिए है, एक सिद्धांत को और रेफरेंस में ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं होम्स का। ठीक, क्या है, होम्स का सिद्धांत। ठीक, होम्स क्या कहते हैं, इनने दिया था संवहनिक ऊर्जा तरंग सिद्धांत, संवहनिक ऊर्जा तरंग सिद्धांत, कन्वेंशनल एनर्जी वेव्स थ्योरी। तो ये किसने दी है, होम्स ने। इनके अनुसार क्या है, इसको जानिए। होम्स कहते हैं कि पृथ्वी की धरातल से जैसे हम नीचे की तरफ को मूव करेंगे, नीचे की तरफ को जाएंगे, तो 32 मीटर जैसे नीचे जाएंगे हम, कितना, 32 मीटर नीचे जाएंगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर में क्या होगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। यानी 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है तो होम्स क्या कह रहे हैं, जब ये इस डायग्राम से इसको अच्छे से समझिए। ये वाला जो रीजन है आपने देखा होगा पृथ्वी की भौगोलिक संरचना में, इसलिए कह रहा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की समझ में नहीं आती तब तक इंडियन समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, संदर्भ के रूप में इनका प्रयोग कर ले रहे हैं ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये वाले भाग को ये कहते हैं भूपटल या क्रस्ट। ठीक, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, भूपटल और क्रस्ट। ठीक, इनके अनुसार ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम पृथ्वी के धरातल से नीचे की तरफ को जाएंगे 100 से 200 किलोमीटर के मध्य, 100 से 200 किलोमीटर के मध्य ये चट्टानें क्या कर लेंगी, गलनांक प्राप्त कर लेंगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेंगी। तो मेल्ट हो जाएंगी यहां पर, कहां, 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में क्या हो रही है, ये चट्टानें मेल्ट हो जा रही हैं। तो मेल्ट होंगी तो यहां से क्या होंगी, एनर्जी वेव्स निकलेंगी। ये एनर्जी वेव्स क्या कर रही होंगी, इस पे भूपटल पे टकरा रही होंगी। तो भूपटल को ये क्या करने का काम करेंगी, कमजोर करने का काम करेंगी। जो अभी जो है वैगनर बोल रहा था कि गुरुत्व और जो है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल द्वारा इनका विखंडन हुआ है, वो वहां पर अपने आप में गलत है। तो असली में जो विखंडन होगा वो होगा यही एनर्जी वेव से। ये एनर्जी वेव से जो है लगातार उठ रही होंगी ऊपर को, और जो है ये भूपटल के धरातल को क्या कर रही होंगी, कमजोर कर रही होंगी। एक समय के बाद इनको क्या कर देंगे, ये तोड़ देंगे। ठीक, तो ये एनर्जी वेव्स टकराने के बाद ऐसे मुड़ती हैं, ये मुड़ी, फिर अपने जहां से उत्पत्ति हुई वहीं को ये चले जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं हम, जो हमने यहां पर लिखा था, संवहनिक ऊर्जा तरंग। अब यही तरंग देखिए कि अगर धरातल से यहां पर टकरा रही है सपोज दैट इस वाले भाग से, तो ये क्या करेंगे, एक वेव इधर को जारी होगी, एक वेव इधर को। ठीक, और यहां भी यही होगा, ये वेव इधर को जारी है और ये वेग इधर को। ठीक, देखो कहीं पर जो है विखंडन हो रहा है, कहीं पर संपीड़न होगा। इसको नेक्स्ट डायग्राम में आगे समझिए। यानी यहां पर अब पूरा इसको मैं क्लियर करता हूं, ये। ठीक, अब यहां से जो वेव्स हमने कहा निकली, ये वेव्स निकलेंगी, धरातल से टकराने के बाद क्या होंगी, मुड़ जाएंगी। यहां से भी निकली, ये अपने इसी सर्कुलर में चलते रहती हैं। ठीक, लेकिन जो ऊपर का आपका जो भूपटल है, उस भूपटल पर भी ये क्या कर रही होंगी, इंपैक्ट डाल रही होंगी। अब जो है इस तरफ से वेव्स इधर को निकली और ये वाली वेव्स इधर को आई, ये वाली वेव्स इधर को आई और ये वाली हटी। तो इस क्षेत्र में जो हो रहा है क्रिया, वो क्रिया कौन सी हो रही है, विखंडन की। क्या हो रही है यहां पर, विखंडन, यानी दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से हट रही हैं, तो उस क्रिया को हम कहेंगे विखंडन। अब इस सेक्टर में देख रहे हैं तो यहां पर हो रहा है संपीड़न, यानी ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही होंगी। तो यही जो है होम्स ने कहा संवहनिक ऊर्जा तरंग बताया कि उनके माध्यम से इनने कहा कि भूपटल जो है
विखंडन और विघटन किससे होगा? एनर्जी वेव से होगा। ठीक, अब होम्स के बाद आगे इसको जो है कंटिन्यूस करेंगे कौन? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अब हम सीधे वहीं आ जा रहे हैं प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में। इससे जो है सारी जो आपकी भूगर्भिक व्याख्याएं हैं वो सब यहीं से शुरू होंगी। प्लेट विवर्तनीय की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के मैं जड़ में नहीं जा रहा हूं कि ये पूछा किसने दिया था और कब दिया गया, इसका मैं व्याख्या यहां पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो प्री के क्वेश्चन हैं। अब प्री की क्लासें हैं, यहां हम नहीं ले रहे हैं, यहां क्लासें कौन सी हैं? मेंस की। तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में माना क्या गया उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं सीधे। ठीक, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में क्या माना गया है ये देखिए। इनने कहा पृथ्वी में 3 टाइप की प्लेटें होती हैं। कौन सी? 3 टाइप से हैं। इनमें इनने कहा एक महाद्वीपीय प्लेट, कंटिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक, और दूसरा जो कहा इनने वो कहा है महासागरीय, ओशनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। ठीक, तीसरे इनने कहा इन दोनों का कंबाइंड है, उस प्लेट का नाम दिया है इनने कौन सा? महाद्वीपीय, कंटिनेंटल महाद्वीपीय को यानी सह महासागरीय, महासागरीय प्लेट। ठीक, इनने इस सिद्धांत में यही माना है कि पृथ्वी में 3 टाइप की प्लेटें हैं। कौन कौन सी? महाद्वीपीय, महासागरीय और महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट। ठीक, अब इनने कहा क्या, जब आप इनका भूगर्भिक संरचना देखेंगे तो महाद्वीप का डेंसिटी इस प्लेट की तुलना में कम होती है। क्यों? इसमें पहले वैसे बता दूं, इसमें होती है ग्रेनाइट की प्रधानता। किसमें होती है? ग्रेनाइट ज्यादा पाया जाता है इस तरफ, तो इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व इसका क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? इसकी। इसमें क्यों? इसमें क्या है आपका? बेसाल्ट प्रधान संरचना है। क्या है ये? बेसाल्ट प्रधान संरचना। तो इसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होगा, इस महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज्यादा होगा। अब इनकी डेंसिटी बात की जाए तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? एवरेज हो जाएगी, इन दोनों का औसत होता है। ठीक, ये है, ये माना गया। अब जो है इनने कहा 3 प्लेटें हैं। अब जो है मुख्य प्लेटों की बात करेंगे, वो प्लेटें अलग हैं। यहां हमने जो है मुख्य जो प्लेटें हैं, जो पृथ्वी की प्लेटों को तोड़ा गया है, वो इनमें तोड़ा गया है। जो अन्य जो 7 प्लेटें या 100 प्लेटें हैं वो इनका ही पार्ट होंगी। ठीक, मुख्य प्लेटें क्या हैं? 3। ठीक, अब इन प्लेटों में होता क्या है? इसी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं गतियां पाई जाती हैं। क्या? मोशन पाया जाता है, गति। ठीक, अब ये गति कहां से आई? अभी जो है आपने कहां से पढ़ा था? होम्स का सिद्धांत। तो होम्स के उसने क्या कहा था? जो मूवमेंट आया था कहां से? संवहनिक ऊर्जा तरंग के माध्यम से क्या आएगा इसमें? इन प्लेटों में गति पाई जाएगी। अब ये गति कहां से आई? एक तो होम्स के अनुसार 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो वहां क्या होंगी? चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेंगी, गल जाएंगी। तो वहां से एनर्जी वेव जनरेट होंगी। वही एनर्जी प्लेट जब टकराएंगी तो इन प्लेटों को क्या कर रही होंगी? मूवमेंट करवा रही होंगी। ठीक, और साथ ही दूसरा जो इसमें मोशन आएगा वो आएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी जो एक्सियल अपना जो पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है, उस घूमने के कारण भी इन प्लेटों में क्या आ जाता है? गतियां पाई जाती है। ठीक, अब ये गतियां इसमें क्या होती हैं? 3 टाइप की गतियां हैं। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक, एक है अपसारी डाइवर्जन, अपसारी गति। कौन सी है? अपसारी गति। और दूसरी है अभिसारी गति, अभिसारी गति। ठीक, कन्वर्जन। और एक है संरक्षी, कंजर्वेशन, संरक्षी गति। ठीक, इन प्लेटों में अब ये कहते हैं जो 3 प्लेटें आपने देखी थी मुख्य, उनमें क्या पाई जाती है? इन्होंने कहा गति पाई जाती है। अब वो गतियां कौन कौन सी होंगी? अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। अब अपसारी अभिसारी गतियां क्या होती हैं? देखिए, इनको यहीं पर डिफाइन कर ले रहे हैं। अपसारी गति का मतलब क्या है? जब 2 प्लेटें अब विपरीत दिशा में क्या हो? मूव कर जाए। इसकी गति इस साइड को हो और इसकी गति इधर को हो, यानी एक दूसरे के विपरीत जा रही है। ठीक, अब अभिसारी में क्या होता है? एक दूसरे की तरफ को आ रही होंगी 2 प्लेटें, तो उसको क्या कहते हैं हम? अभिसारी गति। संरक्षी गति क्या होती है? एक दूसरे से रगड़ खाते हुए ये इधर को चल रही है, इधर को चल रही है, तो ये हो जाएगी आपकी संरक्षी गति। ठीक, अब अपसारी गति में क्या होता है कि भूखंड जो है टूट रहा होगा, जो अभी हमने होम्स के डायग्राम में दिखाया है, इसको देखिए पीछे, ये वाला देखिए, यहां पर देख लो आप। अब यहां पर जो है 2 प्लेटें एक दूसरे से हट रही हैं, ये वाले सेक्टर में देखिए ये हट रही हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? अपसारी गति, डाइवर्जन मोशन। अब यहां पर देखिए 2 प्लेटें कहीं पर टकरा रही थी, ये वाला क्षेत्र देखिए, तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा था? संपीड़न। तो यहीं पर क्या हो रही है? अभिसारी गति।
कन्वर्जन मोशन। ठीक, अब दोनों गतियां दिख गई। अब होता क्या है देखिए इनमें। ठीक, अब हमको जो है यहाँ पर अपसारी गति को छोड़ देना है। अब हमको सीधे लेना है कौन सा, अभिसारी गति को। अपसारी गति को हल्का सा यहीं पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अपसारी गति जो है वर्तमान में जो घटित हो रही है वो अटलांटिक महासागर में घटित हो रही है। यहां से प्लेटें दोनों क्या हो रही हैं, हट रही हैं। तो वहां पर कहा भी जाता है कि अटलांटिक महासागर का जो है क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, ये क्या कर रहा होगा, इधर को ऐसे करके खिसका रहा। तो अब हमको जो मेन गति हमारे जो इंडियन के संदर्भ में है वो गति है हमारी अभिसारी गति। कौन सी है, अभिसारी गति। ये इंडिया के लिए हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएगी। इसको हम जो है डिटेल में देखते हैं। ठीक, अभिसारी गति क्या होती है देखिए। अभिसारी गति, ठीक, अब ये क्या है, हमने पहले बताया कि जब दो प्लेटें क्या हों, एक दूसरे की तरफ को आ रही होंगी ये, तो इस गति को हम कहेंगे अभिसारी गति। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि अगर जब दो समान घनत्व की यानी जो है इक्वल जो है डेंसिटी हो प्लेटों की, तो ये वाली प्लेट भी टकराई और ये वाले प्लेट्स अब जब एक दूसरे की तरफ को आ रहे होंगे तो प्लेटों में क्या हो रही होगी, टकराहट हो रही होगी। तो इन टकराहट के लिए अगर सेम डेंसिटी है, घनत्व इनका क्या है, समान है, तो यहां पर क्या होगा, ये टकराई प्लेटें तो ये ऐसे करके ये यहां नीचे भी और ऊपर भी यहां पर होता है, ये मोटे भूपटल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगी, मोटे भूपटल का निर्माण। ठीक, यानी क्या है, दोनों इक्वल हैं तो दोनों आपस में क्या होगा, इसकी भी डेंसिटी सेम है, इसकी भी, ये आपस में आ रहे हैं दोनों, तो क्या होंगे, यहां पर रोक देंगे, इंपैक्ट दोनों का बराबर होगा। तो इससे क्या होगा, मोटे भूपटल का निर्माण होगा। किससे, जब सेम घनत्व की प्लेटें टकरा रही हूं। ठीक, अब सेम घनत्व की प्लेटें टकरा रही हूं का मतलब जैसे महाद्वीपीय महाद्वीपीय टकरा गई, अब घनत्व उनका क्या हो, सेम हो, तो वो क्या करेंगे, मोटे भूपटल का निर्माण करेंगे। और महासागरीय महासागरीय सेम घनत्व की हैं तो क्या करेंगी, मोटे भूपटल का निर्माण करें। अब हो फिर दूसरा क्या होता है देखो, इसमें इसमें है अब कि अगर सपोज दैट एक प्लेट का घनत्व ज्यादा है, ठीक, ये प्लेट है, इसका मोशन इधर को है और इस वाले प्लेट का मोशन इधर को है। ठीक, अब एक प्लेट का हम बोले कि घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक, ये प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है और इस प्लेट की डेंसिटी कम है। ये कंडीशन कब हो सकती है, ये आपको खुद पता है कि अगर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब होगा कि ये महाद्वीपीय प्लेट है जिसमें ग्रेनाइट प्रधानता है। ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट, ग्रेनाइट प्रधानता होने के कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब डेंसिटी ज्यादा का मतलब है कि सीधे सीधे या तो ये क्या है, दोनों, या तो ये सागरीय प्लेट है, क्या है, सागरीय प्लेट, या ये कौन सी प्लेट हो सकती है, महाद्वीपीय महासागरीय, दोनों कंबाइंड प्लेट हो सकती है, तो इसलिए इसका डेंसिटी ज्यादा हो। अब जब ये कंडीशन आपके सामने हो या पृथ्वी के जो स्ट्रक्चर में ये कंडीशन अगर दिखाई दे रही हैं, तब क्या होगा, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सपोज दैट हमने कहा एक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, एक की कम है, ये आपस में कहाँ आ रही है, गतियां कहाँ हैं इनकी, सेम डायरेक्शन में है, यानी आमने सामने हो रही है। तो इसमें क्या होती है, टकराहट होगी। तो इस टकराहट से ही क्या होता है, देखिए कि जो अधिक घनत्व की प्लेट है उसका जो है निक्षेपण हो जाता है, कहां चले जाती है, नीचे चले जाएगी, और कम घनत्व की प्लेट जो है ऊपर उठ जाएगी। ये इसमें क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं वलन। इसमें क्या हो रहा है, कम घनत्व की प्लेट में क्या हो रहा है, फोल्डिंग, और अधिक घनत्व की प्लेट कहां जा रही है, नीचे। ये आपको सीधे समझ में आ गया, अधिक घनत्व की प्लेट कहां जा रही है, नीचे। अब ये अधिक घनत्व की प्लेट नीचे जा रही है तो ये 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में जहां पर फिर जाएगी तो ये फिर क्या कर लेगी, यहां पर गलनांक प्राप्त कर लेगी। उसी गलनांक प्राप्त करेगी तो इससे क्या है, यही एनर्जी वेव्स जो है ऊपर आने शुरू हो जाएंगे ऐसे। तो ऊपर आना शुरू होंगे तो अगर ये भूपटल को तोड़ देंगे तो इसी को हम कह देते हैं ज्वालामुखी। क्या कहेंगे इसको, ज्वालामुखी। और साथ में जब दो प्लेटें टकरा रही हैं तो टकराहट में क्या होगा, कंपन होगा। उस कंपन को आप कह देंगे भूकंप, अर्थक्वेक और वल्केनो। ठीक, अब तीसरी चीज क्या हो रही है, देखिए यहां ये जिसमें फोल्डेट हुआ ये वलित हो रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर पर्वत बनता है। ठीक, क्या बनेगा, पर्वत बनेगा। अब अगर हम भारतीय संदर्भ में लें तो अब हमने जो है इंडियन का लेना है, तो इंडियन संदर्भ में देखें तो अब यही कंडीशन भारत में भी घटित हो रही होगी। कौन सी वाली, अभिसारी क्रिया। इसको देखते हैं यहां। ठीक, अब हो क्या रहा, देखिए यहां एक प्लेट है, ये वाली प्लेट का नाम है ये भारतीय प्लेट, या इसको इंडो
ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी कहते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं इसको भारतीय प्लेट। और दूसरी प्लेट जो है ऊपर से जो आती है महाद्वीप से, वो प्लेट है यूरेशियन प्लेट। क्या है? यूरेशियन प्लेट। ठीक। अब भारतीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, यहां इतना समझना है कि डेंसिटी ज्यादा है। अगर किसी को और ज्यादा डिटेल में देखना होगा तो फिर उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। हम यहां पर कह रहे हैं कि भारतीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें बेसाल्ट प्रधान संरचना पाई जाती है। ठीक। और यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी क्या है? कम है। अब इन दो प्लेटों के बीच में टक्कर हो रही है, तो भारतीय प्लेट क्या करती है? निक्षेपण होके, यानी इसका जो है यहां कहां जाएगी? ये अंदर क्षेपण करेगी, यानी ये कहां जाएगी? अंदर। डेंसिटी ज्यादा है इसकी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? इसको ब्लॉक कर देगा और इसको जो है ऊपर फोल्डिंग में चढ़ा देगा, तो ये बन जाएगा बलित पर्वत। और ये प्लेट कहां जाएगी? अंदर। इसको, ये हल्की वाले प्लेट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक कर देगा तो ये अंदर जाएगी। तो यहां अंदर जाने के बाद अब इस प्लेट में क्या हो रहा है? यूरेशियन प्लेट में ये क्या हो रहा है? इसमें फोल्डिंग हो रहा है ऊपर को, और ये कहां जा रही है? अंदर। ठीक। अब यहीं पर हमने कहा ये क्या अंदर जाने के बाद क्या करेगी? वेनी ऑफ जोन का निर्माण करती है। वेनी ऑफ जोन में ही ये जो है गलनांक प्राप्त करके फिर ये मैग्मा की तरह ऊपर को आना शुरू होगा। अगर पर्वत को तोड़ के बाहर आ जाता है तो इसको बाह्य ज्वालामुखी कह देंगे। अगर पर्वत के अंदर ही जम जाता है तो आंतरिक ज्वालामुखी कहेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हिमालय में ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो आपका आंसर अब डिटेल में आप बता सकते हैं, हाँ हिमालय में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन आंतरिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बाह्य ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? कि यूरेशियन प्लेट की मोटाई ज्यादा है, डेंसिटी नहीं, मोटाई ज्यादा है, इसलिए जो है अभी इसको ये तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन तोड़ देगा उस दिन बाह्य ज्वालामुखी भी आपको दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सामने वैरन द्वीप समूह है, वहां ज्वालामुखी आते हैं, वो भी हिमालय का ही पार्ट है, जो अभी हम आगे भूगर्भिक संरचना में उसको डिटेल में देखेंगे। तो भारतीय प्लेट और इससे जब टक्कर हुई तो हुआ क्या फिर? तो ये जो बलन हुआ है, तो यही जो बलन है ये है आपका हिमालय। अब आपसे हिमालय की उत्पत्ति पूछ दे तो हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से होगी। ठीक। तो यहां जो उठा हुआ भाग है, इस उठे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं? यहां हिमालय। अब जब ये प्लेट नीचे जा रही है तो बीच में देखिए यहां पर क्या बन रहा है? ट्रेंच बन रहा है। ये क्या बना है आपका? ट्रेंच। क्या है ये? ट्रेंच, गर्त है। इस गर्त में होता क्या है? देखिए अब ट्रेंच है, इसमें क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां निकलनी शुरू होंगी। हिमालय का उत्थान हो गया तो बाह्य कारकों द्वारा यहां से भी नदियां आने शुरू हो जाएंगी। तो अपने साथ क्या लाएंगे? सेडिमेंट लाएंगे। तो यहां पर सेडिमेंट को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। तो इससे क्या बनेगा आपका? मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन। क्या बनेगा? मध्यवर्ती मैदान। और ये वाली संरचना तो आपको पता ही है ऑलरेडी, क्या है? पहले से ही गोंडवाना लैंड की संरचना है। तो ये वाला ही होगा आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये बना आपका पूरा भारत का स्ट्रक्चर। अगर अब इसको आप एक फ्लैट डायग्राम से देखें तो ये संरचना आपको कुछ ये दिखाई देगी। ये ठीक, इसको समझिए। तो यानी प्लेट विवर्तन सिद्धांत द्वारा भारत का सिनेरियो दिख रहा है। तो यहां आप मान के चलिए क्या है? इंडियन ओशियन। क्या है ये? हिंद महासागर। और ये क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय भारत कह दीजिए इससे, प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत। और ये वाला जो आपका यहां सेडिमेंट जो जमा होते हुए जो बना है, ये बना है आपका मध्यवर्ती मैदान, यानी मिडिल प्लेन। और इसके नॉर्थ साइड में जो है इसको हम कहेंगे शिवालिक हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये है ग्रेट हिमालय। ये जो उठा हुआ भाग है यहाँ, ये है तिब्बत का पठार। और इसके सामने क्या है? कुनलुन पर्वत। यही स्ट्रक्चर आपको इंडिया का दिखाई देगा। फ्लैट में आप देखेंगे तो यानी अभी सारी क्रिया द्वारा इंडिया का निर्माण हो चुका है। अब जो अगले दिन का जो डिस्कशन रहेगा, वो डिस्कशन अब हमारा जो है प्रॉपर जो है इंडिया में आ जाएगा। अब हमने देख लिया कि सिनेरियो करके कि इंडिया का निर्माण कैसे हुआ। तो जो हुआ है वो किससे? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार ऐसे हुआ है। अब यहां से आपसे एक एक करके प्रदेशों को हमने यहां से जो इंडिया का जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वो हम पहले हिमालय पढ़ेंगे यहां। ठीक, हिमालय के बाद जो है मध्यवर्ती मैदान में आएंगे, फिर जहां कहा आ जाएंगे?
प्रायद्वीपीय पठार। मैं समझता हूं कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अब समझ में बनने लग गया होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी से क्या संबंध है। यही संबंध है, हर टॉपिकों में यही संबंध आएगा। अगर इतनी आसानी से इसकी व्याख्या हो जाएगी तो इंडिया आपके क्या हो जाएगा, समझ में बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली इंडिया को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए क्या करेगा, कठिनाइयां पैदा करेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।